Dear students, welcome to another lecture on the theory of production. आज के लेक्चर में हम the law of variable proportions स्टडी करेंगे. पहले ही ये बात याद रखनी है कि the law of variable proportions का एक कंपोनेंट the law of diminishing marginal productivity है. तो ये दोनों चीज़ें हमारे लिए आज कवर हो जाएंगी, ये हमारे लिए क्लियर हो जाएंगी आज के लेक्चर में. पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये वेरिएबल प्रोपोर्शंस का मतलब क्या है. यानी कि लॉ का नाम है द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस. तो जाहिर सी बात है कि हमारे लिए ये टर्म क्लियर होनी चाहिए कि वेरिएबल प्रोपोर्शंस का मतलब क्या है. इसके बाद हम इस लॉ का जो स्टेटमेंट है वो समझने की कोशिश करेंगे. यानी कि लॉ बताता क्या है इन जनरल, आमतौर पर ये कैसे क्या कौन सी चीज़ हमें बताता है. और इसके बाद हम इस लॉ को स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए यानी कि एक डेटा के ज़रिए, टेबल के ज़रिए दिखाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे और इसके साथ साथ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी इसकी हम देंगे. और फाइनली हम ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो लॉ है द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस और इसके साथ साथ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, ये लॉ इसके पीछे रीजंस क्या है, ये जो पर्टिकुलर बिहेवियर इस लॉ के जरिए से सामने आता है तो उसके पीछे रैशनल क्या है, इसके पीछे जो रीजंस है, वो जो हाथ है वो क्या है. सो लेट अस प्रोसीड टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स. जैसा कि इससे पहले हमने डिस्कस किया है कि प्रोडक्शन फंक्शन, जिसको हम इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप भी कहते हैं, ये हमें ये दिखाती है कि प्रोडक्शन जो है दैट इज द फंक्शन ऑफ इनपुट्स. यहाँ पे हमने लेबर और कैपिटल को एज इनपुट्स लिया. तो इनपुट्स पे हमने पहले ही डिस्कशन किया है हमारे जो इससे पहले वाले लेक्चर्स है. तो क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी इज ए फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल. इसका मतलब यह है कि लेबर और कैपिटल की वजह से एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी बनती है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम दो इनपुट्स यूज कर रहे हैं, एक है लेबर और दूसरा है कैपिटल. लेकिन इन द शॉर्ट रन हम क्या करते हैं कि हम कैपिटल को कांस्टेंट रखते हैं, यानी कि हम कैपिटल को इंक्रीज नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक मशीनरी है, एक फर्म है, फर्म में मशीनरी है, वो एज कैपिटल आपकी है, या फिर एक बिल्डिंग है. तो अभी आप मशीनरी या बिल्डिंग वगैरह को इंक्रीज नहीं कर रहे हैं. अगर आप चाहते हो कि आपका आउटपुट इंक्रीज हो जाए तो आप जो है आप लेबर को चेंज करते हैं, क्योंकि इन द शॉर्ट रन एक छोटी मुद्दत में आप मशीनरी और बिल्डिंग वगैरह को चेंज नहीं कर सकते. तो इन द शॉर्ट रन क्या होता है कि हम सिर्फ लेबर को चेंज करते हैं और फिर लेबर की वजह से आउटपुट हमारा चेंज होता है, इंक्रीज होता है यूजुअली. तो यहां पे क्या होता है कि लेबर और कैपिटल का कोई प्रोपोर्शन होगा, इसका कोई रेशियो होगा. फॉर एग्जांपल, हम 1 लेबर यूज करेंगे, इसके साथ साथ हमारे पास एक मशीन है, तो हमारे पास इट मीन्स कि 1 लेबर है, 1 कैपिटल है. तो अब इनका एक प्रोपोर्शन है, यहाँ पे एक रेशियो है, यहाँ पे 1:1. तो अब ऐसा हो सकता है कि जब हम लेबर इंक्रीज करेंगे तो ये प्रोपोर्शन बनेगा 2:1. हमने 2 लेबर यूज किए और मशीनरी जो है वो हमने सेम रखी 1 यूनिट. सिमिलरली हम लेबर जब इंक्रीज करेंगे तो ये प्रोपोर्शन चेंज होगा फ्रॉम 2:1 टू 3:1, 4:1, so on and so forth. तो एक चीज जो हमें यहां पता चलती है कि इन द शॉर्ट रन जब हम प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमारा जो प्रोपोर्शन है एल और के का, यानी कि रेशियो जो है एल और के का, ये चेंज होता है फ्रॉम 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, so on and so forth. तो जो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज हमने पहले समझनी है वो ये कि वेरिएबल प्रोपोर्शंस का मतलब क्या है. वेरिएबल प्रोपोर्शंस का मतलब ये है कि ये प्रोपोर्शन जो है, रेशो जो है इनपुट्स के दरमियान, ये सेम नहीं रहता है बल्कि ये चेंज हो जाता है. ये फिक्स्ड नहीं है बल्कि ये चेंज होता है और ये वेरी होता है. तो इसलिए इसको हम वेरिएबल प्रोपोर्शंस कहते हैं. तो ये जो द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस है, इसका एक कंपोनेंट वेरिएबल प्रोपोर्शंस की जो टर्म्स है, अब हमारे ये जहन में आ गई कि इसका मतलब क्या है, वेरिएबल प्रोपोर्शंस का मतलब क्या है. फाइन. तो ये पहली चीज है जो हमने यहां पे समझनी है. दूसरी चीज जो यहां पे इंपॉर्टेंट है, जो इससे पहले भी हमने इसका तज़किरा किया, वो ये कि अगर आउटपुट हमने चेंज करना है तो हमने यहां से लेबर को चेंज करना होगा, क्योंकि कैपिटल इन द शॉर्ट रन
जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो यहां पे मैं ये दिखा रहा हूं कि चेंज इन लेबर की वजह से आउटपुट में चेंज होता है। तो अभी जो कैपिटल जो है वो हम इंक्रीज नहीं कर सकते, जैसे कि हमने पहले ही ये बात बताई। तो चेंज इन क्यू जो है अब हमारा ये बहस है। हम जानते हैं कि इन द बैकग्राउंड जो आउटपुट में चेंज इन क्यू, जो आउटपुट में टोटल प्रोडक्ट में जो चेंज हो रही है वो किसकी वजह से है, वो लेबर की वजह से है। लेकिन दो चीजें यहां पे हमने याद रखनी है आउटपुट चेंज होने के बारे में, जो टोटल प्रोडक्ट है वो चेंज होने के बारे में दो चीजें हमने यहां पे याद रखनी है। और ये दो चीजें समझ के हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस का, ये हमारे लिए वो आसान बना देंगे ये दो चीजें समझना। पहली चीज जो यहां पे याद रखनी है वो ये कि चेंज इन क्यू इज नॉट कांस्टेंट। अभी आपने यहां पे क्या किया, पहले आपके पास 1 लेबर था, फिर 2, फिर 3, फिर 4। आप लेबर को इंक्रीमेंटली आहिस्ता आहिस्ता आप लेबर को इंक्रीज कर रहे हैं, रफ्ता रफ्ता आप लेबर को इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन अब यहां पे देखिए फ्रॉम 1 आप कहां जा रहे हैं, 2, फ्रॉम 2, 3, तो एक कांस्टेंट चेंज आप देखते हैं किसमें, लेबर में। लेकिन यहां पे क्या होगा कि चेंज इन क्यू इज नॉट कांस्टेंट, यानी टोटल प्रोडक्ट जो है उसमें चेंज कांस्टेंट नहीं होगा। कभी ये चेंज इतना हो सकता है जितना लेबर का चेंज है। फॉर एग्जांपल आपने 1 यूनिट इंक्रीज किया तो आउटपुट में भी 1 यूनिट इंक्रीज हो गया। कभी ये शायद 1 से ज्यादा हो, आउटपुट में ज्यादा चेंज आ जाएगा, या कभी ऐसा होगा कि आउटपुट में जो है वो कम चेंज आएगा। तो बहरहाल एक चीज याद रखनी है कि चेंज इन क्यू इज नॉट कांस्टेंट। दूसरी चीज जो यहां पे याद रखनी है और जो हमारा बेसिकली अब लॉ है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस है, वो ये कि जो चेंज इन क्यू है यानी कि टोटल प्रोडक्ट में जो हम चेंज देखते हैं, आउटपुट में जो हम चेंज देखते हैं, इट शोज डेफिनेट पैटर्न। ये एक खास किस्म का रवैया दिखाता है, बिहेवियर दिखाता है जो हमारा चेंज इन क्यू है। यानी कि जब आप प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में जब आप इन्वॉल्व होते हैं तो आप लेबर इंक्रीज करते जाते हैं, शॉर्ट रन की हम बात कर रहे हैं, तो आउटपुट एक खास तरीके से इंक्रीज और डिक्रीज होता है। और ये अक्रॉस द बोर्ड, यानी कि ये तकरीबन हर किसी प्रोडक्ट के लिए जो पैटर्न जो है, ये बिहेवियर जो है, ये रवैया जो है, ये सेम है। तो सोशल साइंसेज में जैसे कि इकोनॉमिक्स में जब हम एक पैटर्न देखते हैं जो ऑलमोस्ट यूनिवर्सली अप्लाई हो, एक पैटर्न हम देखते हैं, एक रवैया हम देखते हैं जो ऑलमोस्ट यूनिवर्सली अप्लाई हो, हर किसी जगह या हर किसी प्रोडक्ट पे या हर किसी मार्केट पे जो अप्लाई होगा, तो उसको हम लॉ का नाम देते हैं। ये इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता जैसे फिजिकल लॉज स्ट्रिक्ट होते हैं, ये ऐसा नहीं है, इसमें एक्सेप्शंस वगैरह भी होती है, जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड में ये स्टडी किया, या कल को आप लॉ ऑफ सप्लाई में ये चीज स्टडी करेंगे। तो लेकिन जब कोई चीज, कोई पैटर्न यूनिवर्सली रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है, हर किसी मसले में रिपीट होता है, तो उसको हम लॉ का नाम देते हैं। तो ये जो डेफिनेट पैटर्न यहां पे आप देखते हैं, एक खास किस्म का रवैया जो है, इसकी वजह से हम इसको द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस कहते हैं। तो अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस है क्या। वेरिएबल प्रोपोर्शंस का मतलब तो वो इनपुट्स का रेशो है। लॉ का भी थोड़ा बहुत हमने आइडिया डेवलप किया कि लॉ का मतलब क्या है, और ये डेफिनेट पैटर्न वगैरह ये सब चीजों के बारे में तो हमने बात की। लेकिन ये पैटर्न है क्या, ये रवैया और ये बिहेवियर जो आउटपुट दिखाता है, ये किस किस्म का रवैया या बिहेवियर है जो आउटपुट दिखाता है जब हम लेबर को यहां पे इंक्रीज करेंगे या एक इनपुट को इंक्रीज करेंगे, तो वो यहां पे हम समझने की अब कोशिश करेंगे, जो हमारा बुनियादी तौर पर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस बनता है, या उसका स्टेटमेंट, उसकी डिस्क्रिप्शन जो बनती है हमारे लिए। जो द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस है, ये हमें ये बात बताता है। देखिए यहां पे मैंने ये लिखा, डेल इट मीन्स चेंज। चेंज जो होती है प्रोडक्शन में, आउटपुट आप कीजिए कहिए या टोटल प्रोडक्ट ऑफ कहिए या क्यू आप इसके लिए लिखते हैं, तो ये जो चेंज होता है प्रोडक्शन में या आउटपुट में, इट शोज थ्री स्टेजेस या फेजेस। तो पहला फेज क्या है, टोटल प्रोडक्ट या आउटपुट जो है वो इंक्रीज होता है, इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट। आउटपुट इंक्रीज होता है एट एन इंक्रीजिंग रेट। दूसरा जो स्टेज है वो क्या है, या दूसरा जो फेज है वो क्या है, वो है कि टोटल प्रोडक्ट या आउटपुट इंक्रीजेज एट ए डिक्रीजिंग रेट। और तीसरा क्या है, टोटल प्रोडक्ट या आउटपुट जो है वो डिक्रीज होता है। तो यहां पे 3 स्टेजेस है, इन पे हमने गौर से इनको देखना है। देखिए यहां पे भी इंक्रीज है, यहां पे भी इंक्रीज है, यानी कि पहले जो 2 स्टेजेस हमारे हैं उनमें इंक्रीज होता है आउटपुट में,
राइट लेकिन पहले स्टेज में क्या होता है कि ये इंक्रीज जो होता है ये इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होता है, और दूसरे जो स्टेज में है वो इंक्रीज तो होता है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे ये इंक्रीज होता है। तो ये हमारे दो स्टेजेस बनते हैं। और तीसरा स्टेज जो है वो क्या है, वो ये है कि टोटल प्रोडक्ट जो है ये फिर डिक्रीज होता है, ये इंक्रीज नहीं होता है। अगरचे आप जो है लेबर तो इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन लेबर इंक्रीज करने की वजह से हम देखते हैं कि आउटपुट में डिक्रीज हम देखते हैं। तो जो हमारा द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस है वो हमें यह बताता है कि जब आप लेबर या कोई इनपुट इंक्रीज करेंगे, दूसरा इनपुट आप कांस्टेंट रखेंगे, जैसे कि इस केस में हमने कैपिटल को कांस्टेंट रखा, तो आउटपुट इंक्रीज होगा पहले इंक्रीजिंग रेट पे, यानी कि काफी तेजी से आउटपुट इंक्रीज होगा। दूसरे स्टेज में आउटपुट तो इंक्रीज होगा लेकिन ये अब स्लोली इंक्रीज होगा, तेजी से इंक्रीज नहीं होगा, इसका रेट ऑफ इंक्रीज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, पहले फेज वाला नहीं होगा। और तीसरे स्टेज में क्या होगा कि हमारा आउटपुट जो है वो एब्सोल्युटली डिक्रीज होगा, ये किसी टॉप लेवल पे आके फिर क्या है, ये डिक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट है, ये बुनियादी डिस्क्रिप्शन है जो हमारा द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस है। यहां पे हम एक टेबल का यूज करेंगे ये समझने के लिए कि ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस क्या है। बस आपको ये बात याद रखनी है बिगिनिंग में कि पहले है इट इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट, दूसरा स्टेज है इंक्रीजेज एट ए डिक्रीजिंग रेट, और तीसरा स्टेज है इट डिक्रीजेज, राइट। तो ये हमारा लेबर है। यहां पे मैंने कैपिटल नहीं लिखा क्योंकि कैपिटल हमारा कांस्टेंट है। 1 यूनिट आप समझिए कि आपका कैपिटल है, 1 मशीनरी आपके पास है, तो वो लिखने की यहां पे जरूरत इसलिए नहीं है। तो लेबर मैंने यहां पे लिखा, फिर टोटल प्रोडक्ट, तो ये हमारे टोटल प्रोडक्ट का बिहेवियर है। जैसा कि मैंने एम्फेसाइज किया बार बार के आउटपुट जो है इसका इंक्रीज एक खास किस्म का बिहेवियर दिखाता है, रवैया दिखाता है, और ये यूनिवर्सली अप्लाई होता है, इसलिए इसको हम लॉ कहते हैं। तो अब ये आउटपुट का पैटर्न क्या है, बिहेवियर क्या है। यहां पे 0 है, फिर 3 है, फिर 8 है, 15, 21, 25, 27, 28, 28, 27 एंड 25, राइट। अब देखिए छोटी छोटी चीजों में हम अब पूरी पिक्चर को डेवलप करेंगे धीरे धीरे। तो पहले आप देखिए यहाँ पे 8th लेबर पे आप जो है फोकस कीजिए, जो 8th यूनिट हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या है, आउटपुट जो है वो मैक्सिमम लेवल पे पहुंचता है, राइट। और उसके बाद जो है वो आउटपुट में डिक्रीज हम देखते हैं। तो पहली चीज जो हमें यहां पता चलती है, जब हम लेबर इंक्रीज करते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि आउटपुट हमेशा इंक्रीज ही होगा, बल्कि कभी कभार ऐसा भी होगा कि आउटपुट डिक्रीज भी हो सकता है। तो वो सिचुएशन हम यहाँ पे देखते हैं, और इसके बाद आउटपुट हमारा जो है वो फिर डिक्रीज होता है। राइट साइड में आप देख सकते हैं कि ये मार्जिनल प्रोडक्ट का वैल्यू है, यहाँ पे वो 0 है यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। तो अगर वो आप अच्छे से नहीं समझ पाते तो वो आप लेक्चर पहले आप वॉच कीजिए, तो बाद में ये चीज आपके लिए काफी आसान होगी, उसको हम दोबारा यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे। तो मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, वो 0 है, यानी कि ये जो 8th यूनिट आप एम्प्लॉय करते हैं प्रोडक्शन के लिए, तो इस 8th यूनिट का लेबर का जो है नेट कंट्रीब्यूशन जो है प्रोडक्शन में वो 0 है यहाँ पे, राइट। तो एक चीज अब यहाँ पे हम समझ गए कि आउटपुट किस जगह अब डिक्रीज होता है। तो आउटपुट यहां से आगे जो है वो डिक्रीज होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पोर्शन है ना यहां, तो ये हमारा थर्ड फेज बनता है। क्यों? क्योंकि आउटपुट तो यहाँ पे अब यहां से आगे जाके अब डिक्रीज हो रहा है, तो ये हमारा थर्ड फेज बनता है। अब चूंकि थर्ड फेज तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब हमने पहले 2 फेजेस को आइडेंटिफाई करना होगा। पहले 2 फेजेस में क्या होता है कि आउटपुट इंक्रीज होता रहता है। तो तकरीबन यहां तक 8th यूनिट तक आउटपुट जो है वो इंक्रीज ऑलमोस्ट ऑलवेज इंक्रीज हो रहा है, कम से कम डिक्रीज नहीं हो रहा है, राइट। यहां कम से कम डिक्रीज नहीं हो रहा है, 28 तो 28 डिक्रीज भी नहीं हो रहा है। तो फिलहाल ओवरऑल जो है वो इंक्रीज ही हो रहा है फ्रॉम 0 to 8, राइट। लेकिन अब इसमें हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि आउटपुट कहां तक इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है और आउटपुट कहां से फिर इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है। अब इसके लिए ये समझने के लिए आपको एवरेज प्रोडक्ट पे नजर रखनी होगी। तो इट इज वेरी सिंपल। अब आप बताइए कि ये जो एवरेज प्रोडक्ट है इसका मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है? इसका मैक्सिमम वैल्यू 5.2 है,
ओके इसका मैक्सिमम वैल्यू 5.2 है। तो यहां पे हम कहां आते हैं लेबर यूनिट के हिसाब से, तो फोर्स लेबर जब हम अप्लाई करेंगे उस वक्त जो एवरेज प्रोडक्ट है वो 5.2 है, जो एवरेज प्रोडक्टिविटी सबसे मैक्सिमम है जो अभी हमारे पास डेटा है, राइट। तो ये जो फ्रॉम बिगिनिंग टू दिस पॉइंट जहां पे हमारा एवरेज प्रोडक्ट का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, तो ये हमारा फर्स्ट फेज है। यहां आप देख सकते हैं कि आउटपुट ओवरऑल जो एवरेज प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम पहले 0 है, 3 है, 4 है, 5 है, 5.2 है, तो यहां तक वो इंक्रीज हो रहा है। और इसके बाद जो नेक्स्ट हम लेबर यूनिट्स इंक्रीज कर रहे हैं 5, 6 और 7, इसमें आप 8 भी इंक्लूड कर सकते हैं, तो यहां पे आउटपुट तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन इट इज इंक्रीजिंग एट ए डिक्रीजिंग रेट। तो अब आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे आउटपुट कितना है 21 और यहां पे आउटपुट कितना है 28, तो इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन अभी यहां से यहां तक हम 21 तक पहुंचे और स्पीड ऑफ इंक्रीज जो है, जो इंक्रीज होने की रफ्तार जो है वो ज्यादा है यहां से यहां तक, राइट। तो ये हमारा फेज 1 बनता है और यहां से फिर आगे 4 से 8 तक क्या हो रहा है कि आउटपुट तो इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 21 टू 28, लेकिन रफ्तार इसकी कम हो गई, तो ये हमारा फेज 2 बनता है। अब ये फेज 1 और 2 के दरमियान जो डिफरेंस है वो किसके जरिए से हम निकालते हैं, करते हैं, वो एवरेज प्रोडक्ट की वजह से हम कर सकते हैं। हमने ये देखना है कि इसका मैक्सिमम जहां तक है वहां तक फर्स्ट फेज है, मैक्सिमम से आगे सेकंड फेज है। कहां तक सेकंड फेज है? जहां पे हमारा टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम पे आता है या हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट 0 पे आता है। तो अब हमें ये पता चला कि जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस है वो हमें क्या कहता है। वो हमें ये कहता है कि जब आपका टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम पे पहुंचता है तो आपका थर्ड स्टेज स्टार्ट होता है, तब तक आपके 2 स्टेजेस कंप्लीट हो चुके होते हैं। जो पहला स्टेज है वो तब तक होता है जहां तक एवरेज प्रोडक्ट जो है मैक्सिमम पे आता है, और फ्रॉम एवरेज प्रोडक्ट जो मैक्सिमम होगा वहां से लेके फिर टोटल प्रोडक्ट के मैक्सिमम तक हमारा सेकंड स्टेज बनता है। टोटल प्रोडक्ट जब मैक्सिमम होता है तो उस वक्त हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट 0 होता है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस को अब हम एक ग्राफ के जरिए से दिखाएंगे ताकि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी हमारे लिए क्लियर हो द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस की। सो लेट अस डू दैट। यहां पे हमने 2 ग्राफ्स बनाए। एक ग्राफ है टोटल प्रोडक्ट के लिए, यहां पे लेबर हमारा है, यहां पे टोटल प्रोडक्ट है, लेबर की वजह से टोटल प्रोडक्ट बनता है। यहां पे हमने लेबर लिया और यहां पे हमने मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट्स को लिया। और अब इन 2 जो ग्राफ्स यहां पे है इनके जरिए से हमारे पास जो 3 स्टेजेस है वेरिएबल प्रोपोर्शन में जो हमें पता चलते हैं, तो वो 3 स्टेजेस को हम यहां पे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि पहला स्टेज है जहां तक हमारा एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम लेवल पे आएगा। तो यहां पे हमारा मैक्सिमम है एवरेज प्रोडक्ट का, तो यहां पे इसको मैं एनसर्कल करूंगा। तो ये जो मैक्सिमम पॉइंट है एवरेज प्रोडक्ट का, इसी को आगे लेके यहां तक जो है ये आपका लेवल होगा, ये आपका फर्स्ट स्टेज का जो है वो बाउंड्री होगी। तो 0 से लेके इस पॉइंट तक आपका जो है फर्स्ट स्टेज बनता है, और फिर यहां से लेके यहां तक मैक्सिमम जहां तक है टोटल प्रोडक्ट वहां तक आपका सेकंड स्टेज बनता है। और फिर मैक्सिमम से आगे जब आप चले जाएंगे, यानी कि जब टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज होना शुरू होगा, तो आपका थर्ड स्टेज यहां पे बनता है। तो ये स्टेज 1 है, 2 है और ये स्टेज 3 है। अगर आप यहां पे फोकस करेंगे तो मैक्सिमम देखना है यहां पे, तो पहला स्टेज यहां तक आता है जब हम एवरेज प्रोडक्ट का मैक्सिमम देखेंगे। ये एवरेज प्रोडक्ट है, ये मार्जिनल प्रोडक्ट है। लेकिन जब मार्जिनल प्रोडक्ट 0 पे आएगा, यहां 8th पॉइंट पे ये 0 आता है, तो यहां पे हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम होता है। तो अभी हमने जो दूसरा स्टेज है उसकी जो बाउंड्री है, लास्ट पॉइंट जो उसका है, वो हम यहां से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और यहां भी उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहां पे भी हमें पता चलेगा कि ये फर्स्ट स्टेज है, फिर ये दूसरा स्टेज है, फिर ये तीसरा स्टेज है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेज है जो हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस है, जब हम लेबर को
एक इनपुट को इंक्रीज करेंगे अगेंस्ट फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल, और इस किस्म का बिहेवियर जो है वो हमारा और जो प्रोडक्ट्स है, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट, वो दिखाते हैं। क्योंकि ये यूनिवर्सल ये बिहेवियर है, हर किसी जगह ऐसे किस्म का बिहेवियर हम देखते हैं, तो इसलिए इसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस हम इसको कहते हैं। तो यहां तक जो आउटपुट है वो तेजी से इंक्रीज होता जाता है इस पॉइंट तक, इट विल बी अराउंड दिस पॉइंट। तो फिर जो है इसके आगे अगेन इंक्रीज होता है, लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होता है और बाद में ये डिक्रीज होता है। तो ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है जो हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस है। इन दो ग्राफिक्स के जरिए से हम इसको बना सकते हैं। तो ये हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस डिस्कस किया। अब हमने जो हमारा दूसरा लॉ इसी से रिलेटेड है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, क्योंकि ये बहस हमने पहले ही कंप्लीट किया है तो यहां पे वो समझना हमारे लिए आसान होगा। तो आपको सिंपली इस पॉइंट पे फोकस करना है, जो मैक्सिमम है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का। अब मैक्सिमम पे आके जब आप राइट साइड जाएंगे तो क्या होगा, आप राइट साइड जाएंगे तो आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम होती नजर आएगी। योर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज गोइंग टू डिक्रीज एंड इट इज कंसिस्टेंटली इट इज डिक्रीजिंग, ठीक है ना। तो इसको हम कहेंगे डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, इसको हम कहेंगे डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। और इसको भी जो है लॉ का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि पहले पहले तो इंक्रीज होगी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है, इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। इसके लिए हम इस लॉ को तो हम कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, लेकिन इसके लिए हम दूसरे एक टर्म भी यूज करते हैं, द लॉ ऑफ इवेंचुअल डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। यानी कि आखिरकार तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का वैल्यू जो है वो हम उसमें डिक्रीज हम देखते हैं। सो दैट मीन्स कि ये जो एरिया है यहां से आगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे अगर आप फोकस करेंगे तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, आखिरकार ये डिक्रीज। इसलिए इसको जो है लॉ ऑफ इवेंचुअल डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी कहते हैं। तो द पॉइंट इज कि यहां से ये जो एरिया हमने आइडेंटिफाई किया ये हमें बताता है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का वैल्यू जो है वो कॉन्स्टेंटली फिर डिमिनिश होता है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जो प्रोड्यूसर होता है वो एक्चुअली इसी में से कोई पॉइंट सिलेक्ट करके अपना प्रोडक्शन का जो डिसीजन है वो लेता है, यानी कि इसी लाइन पे डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के किसी पॉइंट पे जाके अपनी प्रोडक्शन को रोकता है, वो डिसीजन लेता है ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की जो कर्व है, इन कर्व्स की बुनियाद पे वो डिसीजन लेता है। तो ये हमारी टोटल प्रोडक्ट कर्व है, ये एवरेज प्रोडक्ट कर्व है, ये मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व है, और ये मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व जो है जब प्रोडक्शन डिसीजन लिया जाता है तो ये काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए बनती है। तो हमने जो है आज दो जो लॉज है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस और फिर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, दोनों को यहाँ पे डिस्कस किया। अब फाइनल पॉइंट जो रह जाता है वो ये है कि ये पहले इंक्रीज होना इंक्रीजिंग रेट पे, फिर इंक्रीज होना डिक्रीजिंग रेट पे, फिर डिक्रीज होना, ऐसा क्यों है, इसके पीछे रीजंस क्या है, तो अब हम उनको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जो एक्सप्लेनेशन है लॉ ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस की या फिर बाद में द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की, वो ये है कि जब हम कैपिटल कांस्टेंट रखेंगे, यानी कि आपकी मशीनरी कांस्टेंट है, आप मशीनरी को इन द शॉर्ट रन चेंज नहीं कर रहे हैं, या आपकी बिल्डिंग जो है वो सेम है, वो कांस्टेंट है, तो अभी आप एक कांस्टेंट मशीनरी के अगेंस्ट अपना लेबर जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। पहले 1 यूनिट अप्लाई करते हैं, फिर दूसरा लेबर अप्लाई करते हैं, फिर तीसरा लेबर अप्लाई करते हैं। तो पहले पहले क्या होता है कि डिवीजन ऑफ लेबर होता है, जिसकी वजह से स्पेशलाइजेशन होती है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि आप और मैं तो जो टेलरिंग है, कपड़े बनाने का काम तो आप और मैं नहीं जानते, लेकिन जो एक टेलर मास्टर होते हैं वो अपने स्किल को अच्छे से जानते होते हैं। इसलिए जानते होते हैं क्योंकि उन्होंने वो काम बार बार किया होता है। जब आप एक ही काम बार बार करेंगे तो आप वो काम फिर काफी तेजी से कर पाते हैं, बड़े अच्छे से कर पाते हैं, तो आपकी प्रोडक्शन उस काम में जो है वो ज्यादा होती है। इसी तरह जब पहला बंदा काम करने के लिए जाता है
उसके पास काफ़ी असाइनमेंट्स होते हैं, यानी कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसके काफ़ी कंपोनेंट्स है, उसको सब के सब कंपोनेंट्स जो है वो एक्टिविटीज़ जो है वो खुद करनी पड़ती हैं। लेकिन जब हम उसको दूसरा बंदा देते हैं, उसके साथ वो काम करता है, तो वो उस काम को, उन एक्टिविटीज को डिवाइड करते हैं। जैसे कि अगर 4 काम है तो अब एक बंदा 2 करेगा और एक बंदा 2 दूसरे काम करेगा, तो वो थोड़ा बहुत स्पेशलाइजेशन उनको होगी। तो प्रोडक्शन में जो है वो हम देखते हैं कि अब प्रोडक्शन डबल ही नहीं होगी बल्कि डबल से ज्यादा होगी। जैसे कि अब हमने देखा कि पहले प्रोडक्शन 3 यूनिट्स थी, लेकिन 3 के बाद हमारी प्रोडक्शन फॉर एग्जांपल 8 पे चली जाएगी या 10 पे चली जाएगी। तो जैसा कि मैंने कहा कि इस काम के अगर 4 कंपोनेंट्स हो गए, एक्टिविटीज होंगी प्रोडक्शन प्रोसेस की, तो अभी अगर हम तीसरा बंदा देंगे तो ज्यादा और स्पेशलाइजेशन होगी, चौथा देंगे तो और ज्यादा स्पेशलाइजेशन होगी। तो वहां तक जहां तक स्पेशलाइजेशन होती जाएगी ज्यादा से ज्यादा, वहां तक जो प्रोडक्शन है उसमें इंक्रीजिंग रेट से उसमें इजाफा होगा, राइट। तो उसके बाद जब हम और बंदे देंगे और लेबरर्स देंगे और वर्क फोर्स देंगे तो अब प्रोडक्शन में इजाफा हो सकता है, लेकिन अब जो पहली स्पीड थी इंक्रीज होने की प्रोडक्टिविटी की, अब वो इंक्रीज नहीं हम देखेंगे। अब धीरे धीरे जो प्रोडक्शन में तो इजाफा होगा, लेकिन जो रेट ऑफ इंक्रीज है उसमें अब कमी होगी, क्योंकि अब स्पेशलाइजेशन और डिवीजन का उतना ज्यादा स्कोप नहीं रहेगा। बाद में क्या होगा कि जब प्रोडक्शन क्लाइमैक्स पे पहुंचेगी, आप और अब जो है लेबर यूनिट्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो उससे प्रोडक्शन में इजाफा नहीं होगा बल्कि उससे प्रोडक्शन में डिक्रीज होगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल आपके पास एक ही मशीन है, सब लोग उस पर काम नहीं कर पाएंगे, तो जितने अभी आप ज्यादा लेबर यूनिट्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो लेकिन वो उस स्पेस में, बिल्डिंग में या मशीनरी के साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि ज्यादा है उनकी तादाद। तो उसकी वजह से काम करने में जो है वो मुश्किल पैदा होगी, जो प्रोडक्शन है इसलिए वो डिक्रीज हो जाएगी। जैसे कि डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन होती थी, जब आप ज्यादा लेबर फोर्स जो है इंक्रीज करेंगे तो फिर इसका रिवर्स हो जाएगा, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं हो जाएगा बल्कि क्राउडिंग हो जाएगी, और स्पेशलाइजेशन नहीं होगा बल्कि जो लोग हैं उनके दरमियान जो कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। काम करने का प्रोसेस जो है वो तेज होने के बजाय, स्मूथ होने के बजाय अब डिफिकल्ट साबित होगा, डिफिकल्ट होगा, तो प्रोडक्शन जो है इसलिए वो डिक्रीज होगी। तो स्पेशलाइजेशन डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से जो होगी उससे इंक्रीज होगा, फिर स्पेशलाइजेशन का उतना स्कोप नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा जो है इंक्रीज होता रहेगा। लेकिन इवेंचुअली क्या होगा कि जब ज्यादा लेबर फोर्स आएगा, ज्यादा काम करने वाले आएंगे, स्पेस नहीं होगा, मशीनरी कम होगी, तो उसकी वजह से काम करने में दिक्कत पैदा होगी, मुश्किलात पैदा होंगे, और जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें अब इम्पेडिमेंट्स, उसमें अब मुख्तलिफ रुकावटें जो है वो पैदा हो जाएंगी, जिसकी वजह से आउटपुट जो है वो डिक्रीज होगा। तो ये सब चीज़ें जो है वो आप खुद भी देख सकते हैं, चाहे आप फार्म पे काम करते हो या आपकी कोई फैक्ट्री हो, उसमें आइडियल नंबर ऑफ लेबर वो रखते हैं, उससे ज़्यादा फिर नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि काम करने के बजाय ये लोग अब डिफिकल्टी पैदा करेंगे। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस और फॉर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। आई होप कि आपने अच्छे से आज का लेक्चर समझा होगा। डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।